हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉस्ट अकाउंटिंग वीडियो सीरीज। पिछले वीडियोस में हमने एलिमेंट्स पढ़े थे कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है, कैसे होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, और प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ अ कॉस्ट शीट। बेसिकली आज हम प्रोफार्मा के बारे में बात करेंगे। ये प्रोफार्मा आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली हम सम सॉल्व करने जाएंगे, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए लेंगे। तो ये प्रोफार्मा आपने अच्छे से लिखना है और लिखकर आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर जब आएंगे, क्वेश्चन जब पूछेंगे, तब आपको ये फॉर्मेट का यूज करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद आएगा टोटल कॉस्ट इन रुपीज एंड देन टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अगर समझिए एक यूनिट का 2 रुपया है, ठीक है, और यहाँ पे 10 यूनिट है, सॉरी, यहाँ पे जो कॉस्ट पर यूनिट दिया है यहाँ पे टोटल कॉस्ट रहेगा। तो एक यूनिट का अगर 2 रुपया है और हमने डायरेक्ट मटेरियल्स में 5 यूनिट्स लिए हैं, तो यहाँ पे 2 रुपीज़ आएगा और यहाँ पे 10 रुपीज़ आएगा, बिकॉज 2 into 5 = 10। तो टोटल कॉस्ट जो है उस परचेज का, मटेरियल्स का, यहाँ पे दिखाई देगा। और कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना कॉस्ट है, ठीक है, उस हिसाब से। फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। आपको घर वालों ने कहा है कि 5 चॉकलेट लेकर आना, ठीक है, 5 चॉकलेट लेकर आना। तो आप गए, आपको 20 रुपए कुछ दिए थे उन्होंने। तो आप गए शॉप पर और आपने बोला अंकल 5 एक्लेयर्स देना, ठीक है। आपने 20 की नोट दी उनको, जो घर वालों ने आपको दी। अब वो 20 की नोट देने के बाद सामने वाले जो शॉप ओनर है, जो आपको चॉकलेट दे रहे हैं, उन्होंने आपको चॉकलेट दिए प्लस आपके बैलेंस 10 रुपए आपको रिटर्न दिए। एक्लेयर्स पहले 1 रुपए का आता था, अब 2 रुपए का आता है। या फिर मेलोडी लो या फिर एक्लेयर्स, कोई भी एग्जाम्पल चॉकलेट लो, बट 2 रुपए का एक चॉकलेट है, ठीक है। आप घर जाते हो, आपको घर वाले पूछते हैं कितने का मिला डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो आप बोलते हो 10 रुपए का। टोटल कॉस्ट कितना लाया है आपने? 5। कितने यूनिट्स लाए? 5 यूनिट लाए, ठीक है। इसका मतलब एक यूनिट का 2 रुपया, तो 2 रुपया यहाँ पे लिखेंगे और टोटल 10 रुपीज जो स्पेंड हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमें ये टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट हर जगह पे लिखना है, चाहे वो मटेरियल्स का हो, डायरेक्ट लेबर्स का हो, एक्सपेंसेस का हो। जहाँ जहाँ भी कॉस्ट पर यूनिट निकलता है, ठीक है, वहाँ पे हमें लिखना है। समझिए, 100 लेबर है, ठीक है, और उनको पर डे हम लोग 1 रुपया देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो 365 आता है टोटल। तो यहाँ पे टोटल 365 1 आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 100 लेबर्स, ठीक है। उस हिसाब से हमें हर चीज का कॉस्ट पर यूनिट अगर मेंशन किया है, बताया है, ठीक है, तो ही लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। अब डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर्स और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने के बाद क्या मिलेगा हमें? प्राइम कॉस्ट। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो मटेरियल से हो, लेबर से हो, एक्सपेंडिचर से हो, सारे के सारे किस में टोटल आएंगे? उनके टोटल प्राइम कॉस्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, 1 2 3 जितना भी है, ठीक है, प्लस कॉस्ट पर यूनिट जो है टोटल यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, ये टोटल को जब ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड करते हैं ना, तो इसका पूरा एवरेज आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो टोटल 4 आएगा। यहाँ पे 1000 रुपए, 1000 रुपए, और यहाँ पे 2000 रुपए आएंगे। तो 4/2 ऐसा, 4/बाय दिस टोटल, ठीक है। ये एवरेज आउट के लिए होता है एक्चुअली। सिर्फ ये टोटल लेना है हमें और यहाँ का टोटल लेना है, बस इतना याद रखना है। जब हम सॉल्यूशन में आएंगे या सम सॉल्व करने लेंगे तभी आपको डिटेल में और पता चलेगा। उसके बाद ऐड करना है वर्क्स ओवरहेड्स को। कौन से ओवरहेड्स को? वर्क्स ओवरहेड्स को। उनके टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे लिखेंगे। देन वर्क्स कॉस्ट मिलेगा आपको, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स ओवरहेड लेंगे तो वर्क्स कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे और उसका जब टोटल निकालेंगे तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, ठीक है। जब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा
उसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। देखिए मैं बोलता था ना पिछले वीडियोस में, अगर आपने पिछले वीडियो पूरा अच्छे से सुना होगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड टू द लास्ट सेकेंड, ठीक है, स्टार्ट टू एंड, अगर आपने पूरा देखा है तब आपको समझेगा। सेलिंग हमने अलग से एक्सप्लेन किया था, डिस्ट्रीब्यूशन हमने अलग से एक्सप्लेन करके लिया था, लेकिन यहाँ पे जब प्रोफॉर्मा में देखते हैं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स साथ में लिखा है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन भी पिछले वीडियो में दिया था, और अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो पूरा देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो पे आइए आप, ठीक है। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हम लोग लेंगे, वो क्या होगा, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि ये जो है टोटल इतना हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स तो होता ही है, मतलब सेल करने का जो कॉस्ट है इतना है, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद हमें सेल्स मिलेगा। क्लियर है? तो ये है आपका प्रोफॉर्मा, और इस हिसाब से आपको लिखना है। तो आप ये ध्यान दीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आराम से बैठकर अपने नोटबुक में उतार दीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। अब thus in a cost sheet elements of a cost are grouped and rearranged in the following ways। ठीक है, ये जो कॉस्ट शीट है उनको रीअरेंज किया है फॉलोइंग वेज में, जो हमने पहले भी देखा था। देखिए, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्क्स कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, प्रॉफिट और लॉस, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये पिछले वीडियोस में हमने अच्छे से देखा और अच्छे से डिटेल में बात किया है इसमें। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो पिछला वीडियो देख लीजिए ज़रूर, और उस हिसाब से फिर बाद में ये वीडियो को फॉलो कीजिए। देखिए, कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकाला है, देखिए, डायरेक्ट मटेरियल, टोटल कॉस्ट है उनका 1 लाख, पर यूनिट है 100, तो 1 लाख को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो टोटल यूनिट्स हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में या तो टोटल यूनिट इनटू कॉस्ट पर यूनिट देंगे, या फिर टोटल अमाउंट, या फिर टोटल रुपीस वो देंगे, या टोटल कॉस्ट आपको देंगे, और आपको पर यूनिट देंगे, या फिर टोटल यूनिट्स कंज्यूम्ड, या फिर यूटिलाइज, या फिर परचेज, ऐसे आपको बताया जाएगा। देखिए, डायरेक्ट वेजेस के लिए भी उन्होंने क्या किया है, टोटल अमाउंट बताया है, टोटल कॉस्ट बताया है, प्लस पर यूनिट यानी पर लेबर कॉस्ट कितना है, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 25, तो कितने टोटल यूनिट्स थे या लेबर्स थे हमें वो पता चलेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी कुछ यूनिट्स दिए हैं, ठीक है, और उस हिसाब से हमें वो डिवाइड करना है। और 1,25,000 प्लस 5,000 कम्स टू 1,30,000, उसी हिसाब से पर यूनिट 125 कम्स टू 130। ठीक है, तो देखिए आप 1,30,000 को 130 करोगे तो भी इनमें से ही कुछ एवरेज आएगा इसका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, टोटल कॉस्ट हमें लिखना है और पर यूनिट। आई होप आपको अभी क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्राइम कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें कैलकुलेशंस करने हैं, और ये कैलकुलेशंस हमें प्रॉपरली करने हैं। कोई भी टोटल कॉस्ट नहीं लिखेगा पर यूनिट में, और टोटल कॉस्ट के यहाँ पे पर यूनिट का वैल्यू नहीं लिखेगा, इतना ध्यान देना है आपको। ठीक है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे आएगा टोटल्स में या फिर रुपीज में, और पर यूनिट लिखना है। पूरे यूनिट्स का अमाउंट नहीं लिखना है, वो पूरे यूनिट्स का अमाउंट हम रुपीस में लिखेंगे, और एक यूनिट का कॉस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब प्राइम कॉस्ट करने के बाद हमें देखना है फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इनर कॉलम लिया है, चाहे तो हम पूरा इस मेन कॉलम में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी कंफर्ट है, जैसे आपको ठीक लगता है, इनर कॉलम बनता है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है 1,30,000 से लेके ये टोटल, और ये जब ऐड करेंगे पूरा, तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ आप अपने फॉर्मेट्स में कुछ अच्छे चेंजेस लाए। ठीक है, लेकिन इसी का इनर कॉलम फिर इनर कॉलम ऐसे बनाते मत जाइए, क्योंकि होता है, देखिए, ऑयल एंड वाटर है, लेकिन ऑयल एंड वाटर में भी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट आएंगे समझो। ठीक है, तो आपको वो अलग इनर कॉलम नहीं देना, आपको यही पर्टिकुलर्स में उसका बाइफर्केशन दिखाना। आइए देखते हैं, प्राइम कॉस्ट हमने निकाल लिया वहां पे। अब ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, तो क्या क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, वेज ऑफ फोरमैन,
इलेक्ट्रिक पावर, स्टोर कीपर्स वेज, ऑयल एंड वाटर, फैक्ट्री का रेंट, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स फैक्ट्री, फैक्ट्री लाइटिंग, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री, कंज्यूमेबल स्टोर्स। ठीक है, अब ये सब अमाउंट जो है 2500, 500, 1000, 500, 5000, 3500, 1500, 500, 2500, total comes to 1,75,000. Now what we will do, ये 1,30,000 को डायरेक्टली ऐड करेंगे 1,70,000 और हमें क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट कितना हुआ, 1,47,000, 1,47,500। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई भी, ठीक है, कोई भी पर यूनिट कॉस्ट दिया है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, वो हम जब सम देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, उस हिसाब से वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, लेकिन लॉजिक लगाएंगे अभी यहाँ पे देखिए, जब 1,30,000 जब अमाउंट है और उसका जो पर यूनिट कॉस्ट है 130 है, मतलब उसका 10x। ठीक है, अब 1,30,000 में आप 13,000 डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो आपको कितना अमाउंट आएगा, कितना एवरेज आएगा, उस हिसाब से हमें देखना है। लेकिन लॉजिक लगाइए अभी इस सब में, 1,30,000 है, 130 है, तो यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो हमें कितना मिलेगा, 17.5। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1,30,000, 130 मतलब 1,000 यूनिट है लगभग लगभग, या फिर 100 यूनिट है, जो भी आपका कैलकुलेशन आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स है सेम, वो नंबर ऑफ यूनिट्स हम यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उस हिसाब से वो अमाउंट आएगा। अगर आप लॉजिक लगाते जाओगे तो ये इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1,30,000 का 130, तो 1,75,000 का 17.5, क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 ये जीरो ही मानेंगे, बिकॉज हमको वो डेसिमल और डिजिट जो है जीरो में ही कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे एक जीरो कम आएगा। देखिए, आपको हर तरीके से लॉजिक लगाना है और मोस्टली आपको कैलकुलेटर्स में ही कैलकुलेट करना है, और उस हिसाब से हमें वो कैलकुलेशंस देख के लेना है। देखते हैं कैलकुलेटर में कैसे आता है। देखिए, 1,30,000 डिवाइडेड बाय 130, 1,000 यूनिट्स। ठीक है, अब 1,07 सॉरी 17,500 डिवाइडेड बाय 1,000 आया आपका 17.5। ठीक है, लेकिन इस एग्जांपल में मैं क्लियरली ये कर सकता था कि 130 है और 17,500 है, तो 17.5 आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली जब आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे, समझिए 1,45,000 आता था प्राइम कॉस्ट, उसको आपको डिवाइड करना है 130 यूनिट से, तो आपके यूनिट्स कितने आएंगे, 1,115.38। अगर ये 6 8 होता तो 6 यहाँ पे आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो हम 11,115 लेंगे। ठीक है, अब ये 1115 यूनिट्स को डिवाइड करेंगे 1,75,000 सॉरी 17,500 से। आपका पर यूनिट कॉस्ट आएगा 15.69। आप पूरा 15.69 लिखो, या आप 16 भी ले सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन मोस्टली मेंटेन करो एक्यूरेसी के लिए 69 को। ठीक है, और सो 15.69 ही हम लोग लिखेंगे, तो इस हिसाब से ये कैलकुलेशन हमें करना है। तो हमें मिला फैक्ट्री कॉस्ट जो है 1,47,500, इसको हमने फिर से डिवाइड किया 1,000 से, तो टोटल आ रहा है 147.5, या फिर 130.17.5 करेंगे तो भी आपका ये टोटल यूनिट्स आपको पर यूनिट कॉस्ट दिखेगा। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, फैक्ट्री कॉस्ट हमें मिला, उसके बाद हमें क्या ऐड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे,
देखिए पहले उनके पर्टिकुलर्स लिखना है, सेम एज पिछला हमने जो ओवरहेड किया था वैसे। ऑफिस रेंट, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ऑफिस, ऑफिस लाइटिंग, डेप्रिसिएशन, ऑफिस, मैनेजर्स सैलरीज, डायरेक्टर्स फीस, ऑफिस स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, ये सारे एक्सपेंडिचर हमने लिए। ठीक है, उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम। तो टोटल कॉस्ट जो है इसका कम्स टू 11,875। फैक्ट्री कॉस्ट प्लस दिस अमाउंट टोटल कम्स टू 1,59,375। आपको पता है अभी पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालना है। ठीक है, और आपको पता चला है कि ये पर यूनिट का टोटल कैसे निकालना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमें लेना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या पर्टिकुलर हो सकते हैं? कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउस चार्जेस। देखिए सेल्समैन सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आया है क्योंकि सैलरी लिखा है। वेजेस होता तो क्या होता? वेजेस होता तो वो डायरेक्ट वेजेस में चला जाता। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने क्या किया अभी, इनका टोटल लिया, ये अमाउंट का टोटल। ठीक है, ये इससे ऐड किया तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला। पर यूनिट का तो लॉजिक आपको पता ही चला है क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रॉफिट था क्वेश्चन में, तो इस एग्जांपल में हमने प्रॉफिट लिया 2625 हमारा प्रॉफिट था। जब इसको ऐड करेंगे तो सेल्स दिखेगा। समझिए अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, ये जो टोटल सेल्स है उसको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स से, तभी आपको ये अमाउंट मिलेगा। ठीक है, और आपको आपको टोटल यूनिट्स पता चला है। ठीक है, तो टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स आपको इतने पर यूनिट कॉस्ट दिखाई देगा। ठीक है, अभी फिलहाल ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक जो है वो देखेंगे। स्टॉक रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। स्टॉक में इंक्लूड, देखिए स्टॉक का अलग अलग ट्रीटमेंट मिलता है, और जब कॉस्ट शीट करते हैं तो उनके कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, और उसमें कौन से स्टॉक इंक्लूड्स है। एक, रॉ मटेरियल्स, चाहे वो परचेज हो, पिछले वाला रॉ मटेरियल हो या ओपनिंग रॉ मटेरियल्स हो। वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल्स जो आपके WIP में है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। और फिनिश गुड्स के मटेरियल्स। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जब बोलते हैं तो फॉर्मूला क्या है? देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस ऐड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम लोग लिखते हैं तो उसमें ये तीन एलिमेंट्स और हमें ऐड करके लिखना है। अगर आप टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते हो तो वेरी गुड, लेकिन उसका नोट आपको लिखना है। ठीक है, जैसे हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं वैसा वर्किंग नोट नंबर 1 हमें लिखना है, और पर्टिकुलर्स में भी यहाँ पे लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1 या फिर नोट नंबर 1। क्यों? क्योंकि जो पेपर चेक करेंगे आपके, उनको पता है सब, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि आपको ये अमाउंट आया कहाँ से। तो इधर आप पर्टिकुलर्स में प्रोफार्मा में ही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ये तीन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आप शुरू कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको उसका जस्टिफिकेशन देना है और आपको बताना है कि आया कहाँ से। ठीक है, अब स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जब स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की बात करते हैं तो देखिए इफेक्ट क्या होता है। वर्क इन प्रोग्रेस मींस यूनिट्स ऑन विच वर्क हैज बीन डन बट विच आर नॉट येट कंप्लीट। देखिए उनमें काम हुआ है लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में है। इसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट बेसिस बट वर्क्स कॉस्ट इज प्रेफर्ड। ठीक है, इनका जो वैल्यू है वर्क इन प्रोग्रेस का जो कॉस्ट निकालता है, इधर वो प्राइम कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, जो उनका पर वैल्यू या पर यूनिट कॉस्ट है वो, या फिर उनका अलग सा एक वर्क कॉस्ट बेसिस दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर बेसिस में वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, नॉर्मली क्या प्रेफरेबल है? वर्क्स कॉस्ट प्रेफरेबल है बिकॉज वो अभी प्रोडक्शन में है, फैक्ट्री में है और उसका WIP प्रोसेस में है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया था, उसके हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली अंडरस्टैंड द बेसिस एंड प्रोसेस। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ठीक से रीड करना है, उसका जो बेसिस है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और उस हिसाब से आपको वो सम जो है वो पर्टिकुलर जो है आपको उस हिसाब से चाहे वो प्राइम कॉस्ट के हिसाब से लो
या वर्क्स कॉस्ट के हिसाब से लो। वो क्वेश्चन में आपको बेसिस दिया जाएगा या हिंट दिया जाएगा या डायरेक्टली बताया जाएगा। इफ वैल्यूड एट वर्क्स कॉस्ट यूज द फॉर्मूला। अगर वर्क्स कॉस्ट के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि कैलकुलेट करो, तो ये फॉलोइंग फॉर्मूला जो है वो हमें याद रखना है। देखिए, प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सेम मेथड है जो हमने मटेरियल्स के लिए देखा था, बट यहाँ पे प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, प्लस उनका कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है, नहीं तो कोई बात नहीं, 0 0 आएगा। अगर है तो वो लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग आई WIP है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो 0 0। अगर है तो उसका ऐड लेस करके हमें वर्क्स कॉस्ट मिलेगा। देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड जब बोलते हैं ना, तो उसका टोटल कॉस्ट हमें देखना है। हाँ, किसी भी पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन का या फिर एक कॉस्ट का नहीं, टोटल वर्क्स कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेना है। और उसके बाद उसका जो वर्क्स कॉस्ट है वो फाइनल कॉस्ट यहाँ पे दिखाई देगा हमें। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अगर कोई स्टॉक है जो फिनिश गुड्स में है, ठीक है, तो क्या कहाँ पे लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे सर ये क्या दिया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी प्रोफार्मा के साथ ही एडवांस में बता रहा हूँ। जब जब आपको डाउट लगेगा, इस वीडियो को आप चाहे तो बुकमार्क कर लीजिए, सेव कर लीजिए और इसको बार बार देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आइए पूरा वीडियो देखिए स्टार्ट टू एंड, ठीक है। स्टार्ट टू एंड मीन्स जो इफेक्ट हम स्टॉक का बता रहे हैं वहां से। प्रोफार्मा तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जो ये जो इफेक्ट है वो हमें देखना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमें क्या लेना है? फिनिश गुड्स का इफेक्ट लेना है। तो ओपनिंग स्टॉक लेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, तो उस हिसाब से ऐड और लेस होगा, ठीक है। तो हमने तीन देखा, एक तो मटेरियल्स के रिलेटेड, दूसरा WIP के रिलेटेड और तीसरा फिनिश गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो था आपका। तो आप ध्यान दीजिए अच्छे से कि जितने भी इफेक्ट्स बताए, तीन इफेक्ट्स, वो अच्छे से देखना है। प्लस प्रोफॉर्मा जो है आपको अच्छे से इन डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। आई गेस आपको कॉस्ट शीट सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बिना कोई क्वेश्चन डाले भी अगर कोई सॉल्व करता है, ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है या फिर कोई क्वेश्चन मटेरियल है, अगर आप किसी से टेक्स्ट बुक लेकर या फिर शॉप से टेक्स्ट बुक लेकर आके सॉल्व करने की कोशिश भी करते हो, तो उसका जो क्वेश्चन और सॉल्यूशन है मुझे सेंड कीजिए व्हाट्सएप में, ठीक है, या फिर मेल कीजिए। अगर आपको वर्ड फाइल में, डॉक्यूमेंट में करना है या फिर फोटोज आप क्लिक करके सेंड कर रहे हो, आप व्हाट्सएप में करें या मेल करें, लेकिन आपने सॉल्व किया है ये मुझे बताना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया और नहीं बता रहे हो तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से बहुत सारे होप्स हैं, बहुत सारे आपसे उम्मीदें हैं, बैफ से, बैचलर्स इन अकाउंटिंग फाइनेंस से, कि आप कुछ अच्छा करोगे, ठीक है। तो ये हमारे होप्स को चूर चूर ना करें और हमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन दें जैसे हम आपको अप टू डेट नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को भी अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें या ईमेल करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।